अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मोईद पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं, जिनका एनालिसिस मैं आपके सामने रख सकता हूँ। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक उस कानूनी और सियासी जंग से भी है जो लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से हो रही है। इन डेवलपमेंट्स के ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट के आउटगोइंग चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जो हैं, उनके उस तारीखी फैसले से भी है जहां उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान के पुलिस के अफसरान के हवाले से एक बहुत ही जुर्रतमंदाना, बहुत ही असूल पे मबनी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन और एक ऑर्डर जो है वो लिखा है, जो उनका आखिरी ऑर्डर है इस हवाले से, बिकॉज उनकी एलिवेशन हो चुकी है टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उनके खिलाफ कई किस्म के मुकदमात जो है वो खोल दिए गए हैं। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक सोशल मीडिया के कंट्रोल से भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान के तूलो अर्ज में पुलिसिंग सिस्टम के कोलैप्स से भी है, जहां आप एक तरफ तो पाकिस्तान की पुलिस को देखते हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी वर्कर्स के ऊपर, डेमोक्रेसी का जो लोग अपने जमहूरियत का हक मांगते हैं, उनके खिलाफ आपको पाकिस्तान की पुलिस जो है वो तरह तरह का जबर करते हुए, ज्यादतियाँ करते हुए, जुल्म करते हुए नजर आती है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मजहबी इंतहा पसंदों के खिलाफ जो रिलीजियस टेररिज्म है, उसके खिलाफ आप देखते हैं कि ये पाकिस्तानी पुलिस कितनी आसानी से सरेंडर कर देती है। लेकिन सबसे पहले मैं एक आध क्विक कमेंट कर दूं, जो आप में बहुत से लोगों ने, दर्जनों लोगों ने, अगर 100 से ज़्यादा लोगों ने अब तक कमेंट नहीं किया तो मैं कह सकता हूं कि कई दर्जन लोग जो हैं वो यूट्यूब के नीचे ये कमेंट कर चुके हैं और ट्विटर पे कमेंट कर चुके हैं कि मेरे यूट्यूब के चैनल को वो पाकिस्तान में देख नहीं पाते, उन्हें या तो ब्लैक स्क्रीन मिलती है या स्क्रीन बफर करती रहती है और वीडियो चल नहीं पाती है। वो 8-10 दफ़ा उन्होंने ट्राई की, लेकिन जब बाकी चैनल्स के साथ उससे कंपेयर करते हैं तो उन्हें इस किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं होता। ये सूरत हाल इसलिए है और इसी वजह से मैं अपनी वीडियोस बहुत लेट भी करता हूँ। ये सूरत हाल इस वजह से है कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पे जो यूट्यूब है वो youtube.com नहीं है, बल्कि youtube.com.pk है। उसके ऊपर पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसे कंट्रोल है, इनकी एक हिकमत अमली है। ये कोई सारे चैनल्स को टारगेट नहीं करते, इन्होंने ये कैपेबिलिटी डेवलप की है ये कैसे एक सेलेक्टिव टारगेटिंग कर सकते हैं। उनका मकसद यूट्यूब को बंद करना नहीं है ट्विटर के तौर पे, इनका मकसद एक एक्सेप्टेबल हलाला किस्म का जो एक नैरेटिव है उसे इनका मकसद है प्रमोट किया जाए। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट देख रहा था, किसी ने मुझे क्लिप भेजा कि पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट एंकर पर्सन है, बहुत बड़े व्लॉगर भी हैं, उन्होंने कहीं कमेंट किया कि ये जो फायरवॉल की बात हम सुन रहे थे अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बड़ी हंसी आई, आपको भी हंसी आनी चाहिए, बिकॉज ये साहब जो ये मसलसल अपना व्लॉग में कहते हैं कि एवी होया एवी होया एवी होया, उनको किसी ने क्यों बंद करना है? उनको तो प्रमोट करना है, बिकॉज वो एक्सेप्टेबल कोशर हलाल जो नैरेटिव है जिसकी ज़रूरत है चौधरी निज़ामुद्दीन को, उसके सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें थोड़ी सी तनकीद पीटीआई पे, थोड़ी सी तनकीद पीएमएलएन पे, थोड़ी सी तनकीद मरियम नवाज पे, और असल जो हकायक हैं, जो असल चीज़ें हैं उसका कोई एनालिसिस ऑफर न करना। तो इस किस्म के एक एक्सेप्टेबल नैरेटिव को इस वक्त प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। इसके हवाले से मैं मज़ीद तफसीलात भी है आपसे शेयर करूँगा। अभी मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल इस वक्त है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और जो बैटल इस वक्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये पाकिस्तान के सियासी, आइनी और दर हकीकत पूरी पाकिस्तान की रियासत के लिए इतनी अहम क्यों है। इसकी अहमियत यह है कि अगर आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के साथ बात करें या पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ बात करें, और ये चीज़ आप सुन चुके हैं, आपके कानों में ये बात मसलसल पड़ रही है, आप में से भी बहुत से लोग ये कमेंट्स लिखते हैं यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर पे, कि जो निज़ाम पाकिस्तान में खड़ा किया गया है गुज़िश्ता 2.25 बरस में, और ख़ास करके जो ढांचा अब PDM2 गवर्नमेंट का खड़ा किया गया है 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद, ये बहुत देर चल नहीं सकता। लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपना ये प्रोग्नोसिस देने के बाद या अपना एक डायग्नोसिस देने के बाद कि ये चल नहीं सकता। वो कहते हैं कब गिरेगा ये जाके। तो सियासी जब और उसके बहुत सी एविडेंसेस भी देते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी हाल ही में आपने गुज़िश्ता 48 घंटों में एक नई एविडेंस उसकी देखी, क्योंकि इस किस्म की और भी बड़ी एविडेंसेस हैं। और एविडेंस ये है कि पाकिस्तान के अपने वज़ीर दाखिला, जो पाकिस्तान के तमाम लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार हैं, वो खुद अपने आप को और अपने घर वालों को इतना गैर महफूज समझते हैं, वो इस ढांचे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते कि अपने ही घर वालों को, अपने लव्ड वंस को उन्होंने सिक्योरिटी के पेश नज़र उनको दुबई में मुंतकिल कर दिया। लेकिन वो इंटीरियर मिनिस्टर अकेले नहीं है, पाकिस्तान की ऐसी बहुत सी ताकतवर शख्सियात हैं जिन्होंने अपने घर वालों को, ये खुद अपने एसेट्स को पाकिस्तान से बाहर कहीं ऑस्ट्रेलिया में, कहीं यूरोप के अंदर मुंतकिल किया है, ताकि उनको पाकिस्तान से
जब दौड़ना पड़े फ्लाइट लेके तो उनके तमाम एसेट्स जो हैं वो किसी यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड में, बरतानिया के अंदर जो है वो महफूज हों। तो लोग जब इन एविडेंसेस को देखते हैं वो कहते हैं कि निज़ाम बहुत देर नहीं चल सकेगा। निज़ाम के ना चलने में दो किस्म की एविडेंस आर्गुमेंट्स हैं कि दो राहें हो सकती हैं। या तो यह है कि दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन जो है उसके नताइज को फिक्स किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा, और उसको ठीक करने का जो अमल है उसी के अंदर ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, जो झगड़ा इस वक्त है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के दरमियान और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पिटिशन को आज काजी फायज ईसा साहब ने डिसमिस कर दिया, रद्द कर दिया, और उन्होंने एक लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश जो है उस 3 मेंबर एपेक्स कमेटी को भेज दी है, जो प्रोसीजर एंड एक्ट वगैरह के तहत जो है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है वो बनाई गई है। तो ये इसकी अहमियत है, ब्रॉडर इसकी अहमियत है, जिसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ अभी चंद लम्हों में। लेकिन इससे पहले कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जिनका मुझे जिक्र करना है। मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये डेवलपमेंट्स आपको एक कॉन्टेक्चुअलाइजेशन या तनाजुर या बैकग्राउंड के पस मंज़र प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आप एक ओवरऑल पाकिस्तान के पॉलिटिकल और उसके मुस्तकबिल के क्राइसिस को आप समझ सकते हैं। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात ने एक खबर लगाई बड़ी लेट, जहां उन्होंने कहा कि सवात में मयादम के मकाम के ऊपर एक शख्स जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, उसको एक बिखरे हुए बेकाबू क्राउड ने, हजूम ने पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के उसको मारा, और उसको ग़ालिबन अभी नीम जिंदा किस्म की वो सूरत हाल में था जब उससे उन्होंने आग लगा दी। इल्ज़ाम ये था इस क्राउड की तरफ से कि शख्स ने कुरान करीम की खुदा न खास्ता बेहुरमती की है। जहन में रखिए कि माजी में इस किस्म के जब भी इल्ज़ाम लगे हैं एक क्राउड की तरफ से, तो ये बेहुरमती कभी हुई भी नहीं होती, ये क्रिएट की जाती है। और एक क्राउड को चंद ताकतवर लोग जो इस इलाके के बासर सियासी किस्म की शख्सियात होती हैं, वो एक हजूम और एक क्राउड को कंट्रोल कर लेते हैं, उनके जज्बात को हाईजैक कर लेते हैं, और फिर एक शख्स पे, आदमी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगता है। वो बहुत दफ़ा मुसलमान होता है, कई दफ़ा वो गैर मुस्लिम होता है, मसीही होता है, वो कभी अहमदी या कादियानी होता है, उसको टारगेट किया जाता है और फिर उसको पुलिस जो है वो नहीं बचा सकती। इस केस की डिटेल्स ये हैं कि पुलिस ये कहती है कि जिस शख्स पे इल्ज़ाम लगा था हमने उसको हिरासत में ले लिया, हम उसको अपने पुलिस स्टेशन के अंदर ले गए थे, लेकिन बिफरा हुआ जो मॉब और वो क्राउड था उसने पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया, पुलिस स्टेशन को कंट्रोल कर दिया, पुलिस की एक मोबाइल वैन उन्होंने जला दी, नजर आतिश कर दी, और उसके बाद इस शख्स को भी उन्होंने मार के कत्ल कर दिया, और फिर उसकी बॉडी को उन्होंने, शायद जिंदा ही था बेचारे को, उन्होंने आग लगा दी, उसको उन्होंने समझे जला दिया। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये किस किस्म का इन ह्यूमन गैर इंसानी फेल है। इस्लाम की इब्तदाई तारीख़ अगर आप देखें तो अगर सज़ाएँ बहुत सख्त दी गई तो लोगों को, जब काजी सज़ा भी देता था या बादशाह या सुल्तान सज़ा देता था तो उनको एक्सिक्यूट किया जाता था, सर उनका कलम किया जाता था। इस्लाम की तारीख़ में लोगों को बर्निंग एट द स्टेक्स जो है वो नहीं किया गया। 17वीं सदी के शुरू तक ईसाइयत और बिशप जो हैं वो लोगों को उनके अकायद की वजह से, उनको कहते हैं कि स्टेक्स पे जला दिए करते थे, लेकिन इस्लाम की तारीख में लोगों को स्टेक्स पे जलाने का अमल नहीं हुआ। ये कहाँ से आ रही है? ये चीज़ का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, ये गैर इस्लामी फ़ेल है, गैर इंसानी फ़ेल है, लेकिन ये पाकिस्तान में इस किस्म का फ़ेल इंक्रीजिंगली हो रहा है। अब दूसरा सवाल ये है, कितनी दफ़ा ऐसा आपने सुना कि पुलिस कहती है कि हमने एक शख्स को हिरासत में तो ले लिया था लेकिन हम उसका तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके बिकॉज क्राउड ने हमें ओवर पावर कर लिया, पुलिस स्टेशन को कंट्रोल कर लिया, हमसे उसको छुड़ा लिया। यहाँ पर आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं? यहाँ पे आप वो कंक्लूजन निकालते हैं कि वो पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की हो या पंजाब की हो, जो कहीं तो आपको इतनी ताकतवर नज़र आती है कि हज़ारों सैकड़ों लोगों को उसने हरासा करके रखा हुआ है, जिसमें जुडिशल स्टाफ है, जिसमें जुडिशरी है, जिसके अंदर टॉप पॉलिटिशियंस हैं। दूसरी तरफ से यही पुलिस आपको इतनी कमज़ोर, इतनी बेबस नज़र आती है कि वो कहती है कि क्राउड ने पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ऐसा क्यों ना हुआ कि कभी सियासी वर्कर्स जो हैं उन्होंने किसी पुलिस स्टेशन पे कब्ज़ा कर लिया? यहाँ से आप दो कंक्लूजन निकालते हैं, या तो ये पुलिस नफ्सियाती तौर पर इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट की उर्दू होती है खसी, या तो फिर ये पुलिस वाले माने कि हम बेबस हैं, हम इतने खसी हैं, हम किसी काम के ही नहीं हैं, या फिर इसमें एक दूसरा शक भी आता है कि ये पुलिस वाले जहनी तौर पर जब भी किसी पे ब्लास्फेमी का और इस किस्म का मजहबी नोयत का इल्ज़ाम लगता है, ये पुलिस वाले जो हैं ये असल में उसको डिफेंड करना ही नहीं चाहते, ये एक तरह से उस क्राउड के साथ कोऑपरेट करते हैं। कभी आपने सुना कि किसी तहजीब याफ्ता मुल्क में, यूरोप के किसी क्राउड ने अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर
लातीनी अमेरिका के अंदर, कभी किसी क्राउड ने यूरोप के किसी मुल्क के अंदर, बरतानिया में किसी पुलिस स्टेशन पे कब्जा कर लिया हो, पुलिस स्टेशन में जाके किसी शख्स को मार डाला हो। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से चंद हफ्ते पहले आपने वो वाक़या भी देखा जहां आर्मी के कमांडोज के, आर्मी के जवानों ने आके बहावल नगर में, गालिबन बहावलपुर में, पुलिस वालों जो लॉकअप के अंदर थे, कांस्टेबल या छोटे मोटे अफसर जो थे, उनको लॉकअप से निकाल के उनको मारा, उनको ज़दोकूब किया, उनको एक तशद्दुद की एग्जाम्पल उनकी बनाई, उनको सबक सिखाने के लिए। जब रियासत के इदारे ही ये एग्जाम्पल्स सेट करते हैं कानून को अपने हाथ में लेने के लिए, तो आप दर हकीकत इस किस्म के क्राउड्स को और लोगों को भी इनकरेज करते हैं कि अगर वो कन्विंस हैं कि उन्होंने कोई चीज़ करनी है तो इस तरह से वो लॉलेसनेस कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ को अपने हाथ में ले सकते हैं। 1947 से आज तक पाकिस्तान में इस किस्म के सैकड़ों वाक़यात हो चुके हैं और अगर हंड्रेड्स नहीं तो दर्जनों लोगों को इस तरह से लिंच करके मारा जा चुका है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ शेम है। आपको याद करवाऊंगा 2021 में किस तरह से एक हाईली रिस्पेक्टेड, हाईली पेड प्रोफेशनल श्रीलंकन जो एक मैनेजर था सियालकोट में, प्रियांथा कुमार गालिबन उसका नाम था, किस तरह से उससे एक क्राउड ने ज़दोकूब किया और नीम मुर्दा हालत में उसको आग लगा दी। पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही, इंटरवीन न कर सकी। मर्दान ही में मैंने जब थोड़ा सा भी साथ ही, चूँकि पॉपअप करती हैं स्टोरीज, मर्दान में 2023 में इसी तरह से पुलिस ने किसी को हिरासत में भी ले लिया, उसको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश की, फिर पुलिस कहती है कि हमसे क्राउड ने उसको छीन लिया। मशाल खान का 2017 का वाक़या तो आप सबके ज़हनों में होगा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जिसको इसी तरह के मजहबी इल्ज़ामात उस पर लगाए गए। बाद में बात साबित हुई कि टोटल पॉलिटिक्स थी, उसके ख़िलाफ़ थे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ शायद पता नहीं यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ कुछ कर रहा था, उसको ये सब कुछ करने का जो है, उसको एक क्राउड जो है उसको ज़दोकूब किया गया, उसको मार डाला गया। ये तमाम वाक़यात आपके सामने। और मैंने जैसा कि कहा कि क्राउड्स को कुछ ताकतवर अशख़ास जो हैं उस क्राउड को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये जो क्राउड्स है पाकिस्तानी, जो इनकी इस किस्म की मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी उनकी जो है ये फेलियर है पाकिस्तान के स्कूल का, पाकिस्तान के मदरसे का, पाकिस्तान के घर का, पाकिस्तान के कॉलेज का, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का, पाकिस्तान के ज़राए अबलाग का और पाकिस्तान की हर हुकूमत का, जो पाकिस्तान के लोगों को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ अवेयरनेस पे ला नहीं सके। अब मैं आता हूँ उस कानूनी बैटल की तरफ। आज एक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ऐसा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला किया जो मैं कम अज़ कम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे उस पर बहुत ताजुब हुआ। मैं अपने 2 वीलॉग्स में कह चुका था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपना वज़न फेंकेंगे अपने बेंच पे इलेक्शन कमीशन के साथ और वो करेंगे फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मेरे एनालिसिस को, उन्होंने आज मेरे तमाम तवक्कुआत पे उन्होंने पानी फेर दिया। मुझे उन्होंने बड़ा मायूस किया जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ये पिटिशन थी लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, इसे उन्होंने डिसमिस कर दिया और उन्होंने एक लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश जो है एपिक्स कमेटी को भेजी, जो 3 मेंबर कमेटी है, कि इस पर एक लार्जर बेंच बनाया जाए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खासी बरहमी का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फेवर में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो इशू करवाया है, इनको नहीं करवाना चाहिए था। वैसे इलेक्शन कमीशन का ये स्टैंड पॉइंट टेक्निकली कि हम ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं, ये एज पर द आर्टिकल 219 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 219 के हिसाब से है तो ठीक। यहाँ बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी ये ट्रिब्यूनल की पॉलिटिक्स खेली है उसमें 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पे कोई भी ट्रिब्यूनल जो है वो डिलीवर नहीं कर रहे, और जहाँ पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद में इस हवाले से बहुत बड़ा मसला है। दूसरा यहाँ पे इशू है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने अपने लिए एक ऐसा ऑर्डिनेंस हासिल कर लिया है जिसमें वो रिटायर्ड सो कॉल्ड जजेस को इन ट्रिब्यूनल्स में लगा रहे हैं। ज़हन में रखिए कि ये रिटायर्ड जजेस ऐसी बराए नाम ही लफ्ज़ जज इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि तमाम जजेस जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जो खासे बदनामे ज़माना किस्म के लोग हैं, जिनकी रेपुटेशन ही ख़राब है, जिनके नाम से ही वकील डर जाते हैं, जिनको खासे जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उन लोगों को इलेक्शन कमीशन चुन चुन के, जैसे इस्लामाबाद में है, इन ट्रिब्यूनल्स में लगा रहा है चीज़ों को आउट को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर सलमान अकरम राजा जो हैं वो तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे पेश हुए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कि जो ऑर्डिनेंस इशू हुआ है उसको भी हमने 2 हाई कोर्ट्स में चैलेंज कर रखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी। उसमें से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये सवाल उठाया कि आप 2 हाई कोर्ट्स में क्यों चैलेंज कर रखा है, इसको आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये भूल गए कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और वो पहले हाई कोर्ट से डिसीजन जो है वो लेना चाहते हैं। बहरहाल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसको रेफ़र कर दिया, ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की असर हाज़िर की
तारीख की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइनी, कानूनी और पॉलिटिकल जंग है, और इसको आपको खुद भी फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इसी के अंदर से अगर कोई वे फॉरवर्ड निकलेगी तो वो निकलेगी। अब मैं आता हूँ उस डेवलपमेंट की तरफ, जिससे मैं कहता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के आउटगोइंग जो चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब, उन्होंने एक बड़ा ही तारीखी, बड़ा ही बोल्ड डिसीजन किया अगेंस्ट दी ISI, अगेंस्ट दी पुलिसिंग जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ। और इसका बैकग्राउंड ये देखिए कि ये उनका लास्ट ऑर्डर है, बिकॉज इसके बाद वो एलिवेट हो रहे हैं, और उन्होंने जो लास्ट ऑर्डर किया है उसमें अगली तारीख उन्होंने जो रखी है उसमें लाहौर हाई कोर्ट ही के जस्टिस शाहिद करीम साहब जो हैं वो इस केस की हेयरिंग करेंगे। लेकिन ऑर्डर बड़ा ही जो है स्पीकिंग ऑर्डर बड़ा सख्त ऑर्डर है। ये ऑर्डर जो है ये आप ये भी देखिए कि मलिक शहजाद जो सिर्फ 4 महीने पहले चीफ जस्टिस बने लाहौर हाई कोर्ट के, उनको इसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से हटा दिया गया है, उनसे ये इंपॉर्टेंट एलिवेटेड पोजीशन छीन ली गई है, और एक चालाकी करके पॉलिटिक्स है ये, उनको एलिवेट कर दिया गया है टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ताकि लाहौर हाई कोर्ट में उनसे जान बचाई जाए और लाहौर हाई कोर्ट का कंट्रोल उसी तरह से संभाला जाए जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का निज़ाम जो है वो संभाला हुआ है। और उसके अलावा उनकी फैमिली और उनके खिलाफ केसेस वगैरह भी जो बना दिए गए हैं उनकी बेटी के खिलाफ, उनको हरासा करने के लिए। और चंद दिन पहले बिफोर द ईद एंड समथिंग काजी फायज ईसा साहब ने उनको बुलाया भी, और जो अंडरस्टैंडिंग है कॉमन पार्लेंस में चल रही है कि उनको तंबीह करने की, डराने की कोशिश की कि अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बचा सकता हूँ। ये वैसे सुनी सुनाई मेरी बातें हैं, लेकिन मीटिंग ज़रूर हुई और उनको इम्प्रेस अपॉन करने की कोशिश की गई, प्रेशर डालने की कोशिश की गई। लेकिन आफरीन है काजी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर कि उन्होंने इस प्रेशर को कबूल नहीं किया, और आज का उनका जो ऑर्डर है जो इस वक्त पाकिस्तान के अखबारात के सामने है, जिसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये साबित करता है कि वो इतने दलेर और इतने जुर्रतमंद और इतने नडर हैं। उनका ऑर्डर जो है वो बेसिकली तौर पर एंटी टेरर कोर्ट के जज मोहम्मद अब्बास के उस कंप्लेंट के ऊपर है, जो 2 रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी, एक 7 जून को और दूसरी 10 जून को, जब उन्होंने कहा कि किस तरह से ATC 1 जो है, जो ATC कोर्ट है सरगोदा की, उसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI हरासा कर रही है, पुलिस और उनके साथ मिली हुई है। और इसमें अब्बास साहब ने जो 2 रिपोर्ट्स भेजी, उसमें जो इंसिडेंट्स उन्होंने कोट किए, उसमें ATC के बाहर फायरिंग करना, ATC के रास्तों को बंद कर देना, एंटी टेरर कोर्ट सरगोदा का मुहासरा कर लेना, ताकि लिटिगेंट्स और एक्यूज जो रिलीफ लेना चाहते हैं अदालत से, वो अदालत तक पहुँच ही न सकें, और फिर ये कि उनकी फैमिली को हरासा करना। ये वो तमाम वाक़यात हैं जिनके ऊपर बहुत डिटेल ये ऑर्डर लिखा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं। और उन्होंने चीफ जस्टिस ने लिखा कि इंटेलिजेंस के इदारे और पाकिस्तान के रियासती इदारे और पुलिस जो है वो अदालतों को हरासा कर रही है, अदालतों के स्टाफ को, ऑफिशल्स को हरासा कर रही है, जज साहिबान को, ऑफिशल्स को हरासा कर रही है, और अदालत का जो नॉर्मल रेगुलर रूटीन प्रोसेस है जस्टिस की डिस्पेंसेशन का, उसके अंदर पाकिस्तान के रियासती इदारे सीरियसली इंटरफेयर कर रहे हैं। अब जहन में रखिए मैंने कहानी क्यों शुरू की। ये वही रियासती इदारे हैं जो मजहबी इंतहा पसंदों के सामने तो सरेंडर कर देते हैं, इनकी कस्टडी में पुलिस स्टेशन के अंदर से मजहबी इंतहा पसंद लोगों को निकाल के आग लगा देते हैं, उन्हें मार डालते हैं। दूसरी तरफ ये यही रियासती इदारे हैं जो आपकी कोर्ट्स को, मैजिस्ट्रेट्स को, हाई कोर्ट्स को और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स को और एंटी टेरर कोर्ट्स को हरासा कर रहे हैं। इसको जहन में रखें और इसके कर्ब को आप फील करें। इसमें उन्होंने एक बड़ी डिटेल्ड एग्जाम्पल भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रखी। उन्होंने ATC 1 कोर्ट जो है रावलपिंडी की, उसके जज साहब की एग्जाम्पल उन्होंने रखी, जहां पंजाब की प्रोसिक्यूशन जो है उसने एक एप्लीकेशन डाली हुई है कि जो 12 केसेस ATC एंटी टेरर कोर्ट 1 रावलपिंडी के सामने हैं, उन सबको वहां से ट्रांसफ़र करके हाई कोर्ट को कहा है कि किसी और मौजूद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने रखा जाए। डिसीजन में लिखते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की, जब फाइल मंगवाई, रिकॉर्ड चेक किया, तो पता चला कि जब ये रेफरेंस, एक सिंगल रेफरेंस डाला गया है, उसको बेसिस बना ली गई है, उस रेफरेंस के जवाब में जो ATC 1 के जज हैं, जिनका नाम नहीं मुझे पता चल सका रावलपिंडी के, उन्होंने ये बताया कि कैसे उनके पास May 9, 2023 के हवाले से जो केसेस हैं वहाँ पर सूरत हाल ये है, और ये FIR नंबर 2106/23 है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक्यूज को ना तो मेरे सामने प्रेजेंट किया गया, मुझे उनकी अटेंडेंस भी लगानी पड़ती है कि वो जेल में मौजूद हैं, जेल में जाके लगानी पड़ती है, मेरे सामने एक्यूज आए ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं किया गया। दूसरा उन्होंने कहा कि वो जो लोग जो ऐसे एक्यूज हैं जिनको बेल मिल चुकी है, उनको भी मेरे सामने नहीं आने दिया गया। उनको जब मैं जेल में भी हूँ केस लगाने के लिए, सुनने के लिए, हेयरिंग करने के लिए, तो वहाँ जेल में भी उनको एंटर नहीं होने दिया गया, और मुझे उनकी अटेंडेंस मार्क करनी पड़ती है कि वो सड़क के ऊपर कहीं मौजूद हैं। और यही सूरत हाल है कि ये जो एक्यूज हैं
इनके वकला को भी कभी मेरे सामने आने नहीं दिया गया। जज साहब ने कहा कि मैं किस तरह से, ATC 1 के जज कहते हैं, वो मैं किस तरह से जस्टिस करूं, मैं कैसे इंसाफ जो है वो लोगों को दूं, ये उनकी कंप्लेन है। और इसको बहुत तफसील से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो आउटगोइंग है उन्होंने लिखा। आप समझ सकते हैं कि इस जुर्रतमंद, नडर, बाअसूल जज को क्यों हटाया गया रास्ते से। ये बात बिल्कुल क्लियर जो है वो आपके सामने हो जाती है। अब जो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर लिखा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लिखा है उन्होंने लिखा है कि क्यों ना जो रेस्पोंडेंट्स हैं इस केस के अंदर, इनको क्यों ना कंटेम्प्ट के लिए ट्राई किया जाए, जिसमें उन्होंने SHO से लेके ऊपर तक, जो SHO है सरगोदा के, जो DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं, जो DSP हैं, जो रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं, इसी तरह से जो वहाँ पर CTD के रीजनल ऑफिसर है या उनके ऑफिसर्स हैं, उन सबको उन्होंने रेस्पोंडेंट बना के 26 तारीख को कहा कि अपने रिटन जवाब लेके आएँ कि आप सबको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए क्यों ना आपका ट्रायल हो। उसमें ये भी लिखा कि सेक्टर कमांडर को भी उसमें उन्होंने ऐड किया, ISI के सरगोदा के। और उन्होंने लिखा कि नोट करें कि उन्होंने कहा कि जो ATC के जज हैं अब्बास साहब, मोहम्मद अब्बास, उन्होंने ब्लैक एंड वाइट तरीके से इल्ज़ाम लगाया है सेक्टर कमांडर ISI सरगोदा के ऊपर, लेकिन सेक्टर कमांडर से पुलिस ने कोई जवाब और रिपोर्ट लिया ही नहीं। उन्होंने कहा होना तो ये चाहिए था कि सेक्टर कमांडर जो है उसको अप्रोच किया जाता, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता जो अदालत के सामने आता है। ना सेक्टर कमांडर पेश हुआ है, ना उसकी कोई रिपोर्ट आई है, ना सेक्रेटरी इंटीरियर की रिपोर्ट आई है, ना सेक्रेटरी डिफेंस की रिपोर्ट आई है। और ये क्या मामला है, ये क्या हो रहा है? ज़हन में रखें जहाँ से मैंने कहानी शुरू की थी कि कैसे एक पुलिस स्टेशन के ऊपर लोग कब्जा करते हैं, एक शख्स को आग लगाते हैं। यहाँ वही पुलिस जो है वो आपको कितनी बेबस नज़र आती जाती है। जब बुरे अल्फाज थोड़े से मैं इस्तेमाल करता हूँ तो आप में से बहुत से लोग जो है उनको बड़ी शर्म आती है। आप कहते हैं अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। मुझे बताएं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें ये पुलिस की इस कमज़ोरी के लिए, इस बेबसी के लिए। कोई मेडिकल साइंस के वर्ड बता दें हमें इनकी नफसियाती कमज़ोरी को एड्रेस करने के लिए। अच्छा, अब इसमें आए कि जून 13 को इससे पिछली प्रोसीडिंग हुई थी जहां इन सब से जवाब मांगे गए थे, और IGP उस्मान अनवर जो हैं उसके अलावा किसी ने अपनी रिपोर्ट जवाब नहीं की। और अब जो उन्होंने ऑर्डर किया उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये जज साहब ने ऑर्डर किया है कि बाकी तमाम लोग जो हैं इन्हें IGP के साथ और इंटेलिजेंस को कोऑपरेट करना चाहिए और अपना जवाब जो है वो लेकर आएँ, जो कि शाहिद करीम साहब जो है इसकी अगली हेयरिंग करेंगे। अब मैं एक कंक्लूजन आपके सामने करना चाहता हूँ। 22 मिनट की वीडियो हो गई। बहुत पहले बचपन में जब मैं तीसरी या चौथी जमात में पढ़ता था स्कूल में, मैंने नसीम हिजाजी जो उर्दू के तारीख़ के हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखते थे, रोमांटिक तारीख़ के, उनका मैंने पहला नावल पढ़ा जो मेरी नानी की किताबों में से मुझे मिला था, जिसका नाम था आखिरी चट्टान, जो सेंट्रल एशिया के अंदर ख्वारज़म शाह की दास्तान थी, जो उस वक़्त ख्वारज़म किंगडम थी, जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था उस आखिरी चट्टान की हैसियत से, जो वाहिद एक मुस्लिम लीडर था जो खड़ा हुआ था मंगोल जंगबाजों के ख़िलाफ़। जो चंगेज़ खान का जो यलगार थी मुस्लिम दुनिया के ऊपर, उसके सामने वो ख्वारज़म शाह खड़ा था। और जब तक ख्वारज़म शाह खड़ा रहा, चंगेज़ खान को सेंट्रल एशिया या मुस्लिम दुनिया को तबाह बर्बाद करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद जब ख्वारज़म शाह को डिफ़ीट हो गई, अब ज़ाहिर है कि उस ज़माने से तीसरी जमात से अब तक मैं 40-45 बरस में दुनिया की तारीख़ जो है उसको बहुत गहरी तौर पर देख चुका हूँ। अगर ये मंगोलों का हमला चंगेज़ खान का 10वीं 11वीं सदी के अंदर हुआ होता तो मुस्लिम सिविलाइजेशन इतनी विगरस थी, इतनी इनोवेटिव थी, इतनी इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग थी, उसके अंदर ऐसी लीडरशिप पाई जाती थी, वो ऐसी साइंटिफिक थी और इतनी विगरस थी वो कि वो कभी भी बड़ी आसानी से मंगोलों को शिकस्त दे देती। चंगेज़ खान की जो टाइट थी उसके रास्ते में खड़ी हो जाती। लेकिन ये 12वीं सदी के आखिर में और 13वीं सदी के दरमियान में जब ये हमले हुए हैं मुस्लिम दुनिया के ऊपर, तो मुस्लिम दुनिया इंटेलेक्चुअली बड़ी वीक हो चुकी थी। उसके अंदर वो इंटेलेक्चुअल विगर नहीं थी, जिसकी तफसीलात मैं फिर आपसे कभी शेयर करूँगा। पाकिस्तान के अंदर मुझे वो इंटेलेक्चुअल कोलैप्स नज़र आता है। और मैंने इस आखिरी चट्टान का इशारा लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि मैं जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब को देखता हूँ, जब मैं सरगोदा के ATC के जज को देखता हूँ अब्बास साहब को, जब मैं मियाँ वाली की ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को देखता हूँ, जब मैं लाहौर हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 और 7 जज साहिबान को देखता हूँ, जब मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 जजेस को देखता हूँ, जिसमें अतर मिनल्ला हैं, जिसके अंदर आयशा मलिक साहिबा हैं, जिसके अंदर मुनीब अख्तर हैं, तो मुझे ये वो आखिरी चट्टानें नज़र आती हैं जो पाकिस्तान और उसके तारीख मुस्तकबिल के दरमियान में ये लोग खड़े हैं और ये पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं एक इंटेलिजेंट तरीके से, कैलकुलेटेड तरीके से। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे मॉडर्न, अगर आज नसीम हिजाजी नावल लिखते तो ये वो आखिरी चट्टानें हैं जो पाकिस्तान को बचाना चाह रही हैं। इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।
अभी नहीं हमें पता कि ये बचा पाएंगे कि नहीं, लेकिन इन्हें पाकिस्तान के लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मज़ीद इश्यूज़ पे बात करूंगा अगले वीलॉग के अंदर। थैंक यू।